हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो हमारा भूगोल का सेशन चल रहा है उसमें आज हम एक नया अध्याय यानी विश्व के भूगोल में आज हम एक नया चैप्टर जोड़ने आए हैं। और मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि पिछला मेरे द्वारा पढ़ाया गया जितना भी सिलेबस है, जितना भी कंटेंट है, वो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई भी डाउट्स है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं और अपना मैं पढ़ाने का नज़रिया बदलूँगा, तरीका बदलूँगा अगर आपको पढ़ाने में कोई भी परेशानी है तो। एक मिनट, ठीक है। कहीं पे भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा कोई भी चीज़ तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं या एग्ज़ाम में हम उसको लिखते हैं तो पढ़ने से लेकर एग्ज़ाम में लिखने तक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है समझना। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, हमें समझ नहीं आएगा, हम उसको रटेंगे, फिर उसी को अगर हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया ना तो हम उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, एग्ज़ाम से पहले के क्वेश्चंस अभी के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। बदलाव कैसे, पहले फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज पूछे जाते हैं। यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, टीचर के द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो ही आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊँ वो आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आए और पूरा, जैसे मैंने 100% आज मैं पढ़ाया तो पूरा 100% यानी 100% पूरा आपको समझ में आना चाहिए। अगर 99 पॉइंट कुछ पॉइंट में भी है, इतना भी समझ में नहीं आया है, पॉइंट में भी समझ में नहीं आया तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको पूरा 100% यहाँ पर समझ आना। ओके, और जो मैं यहाँ पर आपको कंटेंट यहाँ पर करा रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी का, और आगे वाले दिनों में मैं जो भी कंटेंट अलग यानी दूसरे सब्जेक्ट का कराऊँगा तो वो भी आपको पूरा समझ में आए ऐसा कराऊँगा। ठीक है, और मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको करा रहा हूँ वो आप क्या कर सकते हैं, पूरा प्रिंट करा कर आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि आप अगर कोई भी किताब लेंगे, चाहे वो बड़े किसी भी कोचिंग संस्थान की ले लो या कोई वैसी लेखक की किताब ले लो, आपको ये सारा डाटा उसमें मिलेगा। और इस बड़ी किताब, जितनी भी बड़ी किताब होती हैं, जितनी बड़ी बुक्स हैं, किसी में भी जो वहाँ पर डाटा दिया गया होगा इससे ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर कंटेंट आपका 100 दिया है तो यहाँ पर हम आपको 70 मिलेगा, 75 मिलेगा, 80 मिलेगा, 85 मिलेगा, ऐसा नहीं। वहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पर 99 है, इधर उधर हो जाता है। या वहाँ पर आपको 99 है तो यहाँ पर 100, ऐसा आपको कंटेंट मिल सकता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो स्टार्ट किया था मैंने, वो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, उससे पहले वीडियो हमने गतियां पढ़ी थी, तो उसी को आज हम आगे बढ़ाने आए हैं। उसमें आज हम देखेंगे 21 मार्च एवं 30 सितंबर यानी विश्व की स्थिति, ये क्या होती है, इसको हम समझने वाले हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो कि हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने आप को इंग्लिश मीडियम का समझता है लेकिन उसकी इंग्लिश हिंदी से अच्छी नहीं है तो वो भी स्टूडेंट इस क्लास को ले सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको दिख रही है 21 मार्च, मिनट,
21 मार्च एवं 23 सितंबर, इसको हम बोलते क्या हैं? विषुव। ओके, तो इन दोनों स्थितियों में, ये दो स्थिति मतलब 21 मार्च की स्थिति और 23 सितंबर की स्थिति। एक मिनट रुकना। इक्कीस मार्च की स्थिति और 23 सितंबर की स्थिति, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य विषुवत रेखा पर क्या होता है? लंबवत चमकता है। ओके, कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं, समस्त अक्षांश रेखाओं का मतलब है यहाँ पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं, उनका आधा भाग सूर्य का प्रकाश क्या करता है? प्राप्त करता है। ओके, इसलिए इन दोनों तिथियों को समस्त विश्व में दिन व रात बराबर होते हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर के तिथि को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्थिति को विषुव कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया गया इसमें कि 23 सितंबर को, एक मिनट, थोड़ा आज ज़्यादा ही इश्यू है। चलिए, यानी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। समझिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पर हम रहते हैं उस टाइम पे क्या होगी? शरद ऋतु होगी। तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसी समय क्या होगी? वसंत ऋतु होगी। समझ में आ गया कि 23 सितंबर को अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पर हम रहते हैं, अपने भारत की बात करें, वहाँ पर क्या होगी? शरद ऋतु होगी। और वहीं अगर हम उसी समय की यानी 23 सितंबर की बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो उस टाइम पे क्या होगी? वसंत ऋतु होगी। जबकि 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उस समय पर क्या होगी? वसंत ऋतु, तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? शरद ऋतु। इसलिए 21 मार्च वाली स्थिति को वसंत विषुव और 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? कोई भी चीज़ आपसे नहीं छूटेगी, आप एक एक चीज़ बिल्कुल कवर करते हुए चलेंगे। फिर आता है उपसौर। क्या होता है? आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी है, उपसौर और अपसौर। अब ये होता क्या, ये हम समझेंगे। ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत क्या होती है? पास होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उपसौर। अर्थात इसकी दूरी कितनी होती है? 147.5 मिलियन किलोमीटर
तो इस घटना को हम उपसौर कहते हैं। और ये इस घटना होती कब है? 3 जनवरी को। ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था, उपसौर अपसौर की स्थिति। कभी कभी कोई एग्जामिनर कठिन क्वेश्चंस के बीच में अगर कोई इजी क्वेश्चंस डालना चाहे तो वो ऐसे क्वेश्चंस अब डाल देता। अभी वर्तमान की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वही बात करूँ मैं अपसौर की, तो अपसौर की घटना को कैसे डिफाइन किया जाता है? यानी पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर जब होती है, अत्यधिक दूरी का मतलब है 152.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। अगर मैंने जो ट्रिक बनाई थी, मैंने अपने अनुसार, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो आप पर भी फिट होगी क्या नहीं होगी। जैसे वो मतलब होता है, ये छोटा सा, बोलने में क्या आ रहा है, छोटी आवाज़ निकल रही ओ, तो इसका मतलब हम क्या बोल देते हैं कि पृथ्वी क्या होती है? पास में होती है। यानी सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होती है? कम होती है, यानी न्यूनतम होती है। तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं। और ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को, ठीक है। अब इसमें देखिए अपसौर में थोड़ा हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा आवाज़ से। तो इसमें क्या है? ये पृथ्वी और सूर्य की दूरी क्या होती है? अत्यधिक होती है। और ये घटना होती है 4 जुलाई को। मैंने ऐसे याद किया था, मुझे लंबे समय तक अभी तक याद है ये चीज़। बस अगर आपको भी लगता है कि ये ट्रिक आपके लिए भी काम आएगी तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि वो सब पर ही लागू होती है। मैंने जो मुझ पे मतलब मुझे अच्छी लगी तो वैसे तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? उसकी क्या क्या परिस्थितियां होती हैं तब सूर्य ग्रहण लगता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे सूर्य है, ये मान लो सूर्य है, ठीक है, सन, और सूर्य एवं पृथ्वी, और यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है, अर्थ। अगर इसके बीच में क्या आ जाए? मून यानी चंद्रमा आ जाए, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँच ही नहीं पाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा। तो हमें क्या होगा? उस टाइम पे सूर्य दिखाई ही नहीं देगा। तो उस समय को हम क्या बोल देते हैं? सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई या छाया पड़ती है, इस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं? सूर्य ग्रहण बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कि सूर्य क्या पूर्णिमा को पड़ता है, क्या अमावस्या को पड़ता है, ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं कि अमावस्या को पड़ता है। क्योंकि इसकी स्थिति मैं बताऊं, क्योंकि अब हम अपने यहाँ की बात करें, अगर हमारे यहाँ पर जैसे सूर्य होगा, सूर्य तो हमेशा होता है, लेकिन अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अमावस्या को नहीं आता है। जब चंद्रमा ही नहीं आएगा तो फिर चंद्रमा ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, किंतु चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस्या को घटित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपसे अगर पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को लगता है, तो हर अमावस्या को नहीं पड़ता है। सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा बहुत सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य छिप जाता है तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी जब सूर्य का कुछ भाग छिप जाए तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण बोलते हैं। जब सूर्य का पूरा भाग छिप जाए यानी पूर्ण छुप जाए सूर्य, तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ओके, फिर आगे क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि का मतलब ये सूर्य है, इसके चारों तरफ अगर हम बात करें, और डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना निर्मित होती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण के दौरान कहाँ पर बनती है, तो सूर्य के बाहरी परत पर, यानी सूर्य के बाहर की साइड, ये आउट लेयर पर, या उसकी बाहरी परिधि पर। ओके, चलो
उसके बाद अगला क्या है, चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर ना पहुंचकर सूर्य की रोशनी ना पहुंचकर पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुंचती है, जिसके कारण चंद्रमा पर आंशिक या पूर्णतः अंधेरा हो जाता है। इस स्थिति को हम क्या कह देते हैं, चंद्र ग्रहण कह देते हैं। ओके, तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये पृथ्वी है, ये बड़ी है थोड़ी, ये चंद्रमा है और सूर्य है ये, तो इसका प्रकाश पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ता है और पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है, इसलिए चंद्रमा क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ओके, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को लगता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। जैसी पॉसिबिलिटी उसमें थी वैसे ही उसमें, यानी सूर्य ग्रहण में था कि वो हर अमावस्या को नहीं लगता, वैसे ये हर पूर्णिमा को नहीं लगता है। पूरा चंद्रमा ढक जाने पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, जबकि अंशतः ढक जाने पर आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखीय स्थिति, जिसके कारण सूर्य व चंद्र ग्रहण होता है, सिजगी या युति व्युत बिंदु कहलाता है। यानी जब ये सीधी लाइन में आ जाते तो उस स्थिति को क्या कह देते हैं, सिजगी कह देते हैं, या उति या व्युति बिंदु कहा जाता है उसको। ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है तो उसे युति कहते हैं। ऐसी स्थिति हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उस स्थिति को हम क्या कह देते हैं, व्युति। यहाँ पर मैंने जब सूर्य ग्रहण पढ़ाया था तो यहाँ पर सन था, यहाँ पर चंद्रमा था, यहाँ पर पृथ्वी थी। इस स्थिति को यानी एक ही लाइन में दोनों को आने को हम क्या कह देते हैं, युति कह देते हैं। ठीक है, और जब ये स्थिति होती है अर्थात ये वाली कि जब पृथ्वी बीच में आती है, यानी जब चंद्रग्रहण की स्थिति वाली जब चंद्रग्रहण की स्थिति बनती है, उसमें जो चीज़ें घटना होती हैं उस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, व्युति बोल देते हैं। ओके, ये लिखा भी है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब इसके बाद सुपर मून, ब्लू मून क्या होता है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। आप लोग इतने ऐसा नहीं सोचना कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा अगर आप करके पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा। जब हम अच्छे से सेटल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ तो आसानी से बड़े बड़े मैराथन क्लास हम ले सकते हैं और आसानी से एक दूसरे को हम समझ भी सकते हैं और क्लास में बोरिंग भी महसूस नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।